चलिए हम पुर्तगालियों के बाद हम डचों की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले टॉपिक में पुर्तगालियों का आगमन पढ़ा था, उसी प्रकार डचों का दूसरा आगमन डचों का था। इस क्रम को आप चाहे दिमाग में रख लीजिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर अंत में फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो डचों की शुरुआत की बात करें तो डच कहाँ के निवासी थे, मूल निवासी कहाँ के थे। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो डच यूरोप में एक जगह हॉलैंड, उसके मूल निवासी हुआ करते थे डच। ठीक है, अब डचों ने देखिए पुर्तगाली जो जब भारत में आए थे तो पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र यहाँ बनाया था, मालाबार का तट। तो अब ये समझिए कि जब मालाबार के तट पर पुर्तगालियों का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, पुर्तगालियों का वर्चस्व है और उनकी व्यापारिक कोठियां हैं, तो इस जगह की अपेक्षा डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र कोरोमंडल बनाया था। ये कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल का क्षेत्र डचों का व्यापारिक केंद्र था। इनकी कंपनी जो थी, पहले कंपनी की बात कर लें तो 1602 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है, वेरीगंदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। वेरीगंदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, ये कंपनी क्या थी, ये 17 सदस्यीय बोर्ड की मिलकर बनी थी। मतलब ये इस कंपनी की देखरेख ये 17 सदस्यीय बोर्ड करते थे। दूसरा, संयुक्त पूंजी पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? संयुक्त पूंजी पर। तीसरा, निजी व सरकारी कंपनी थी। तीसरा, निजी व सरकारी मतलब कि सहकारी कंपनी। कैसी कंपनी थी? सहकारी कंपनी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सी कंपनी इनमें से निजी व सहकारी कंपनी थी या संयुक्त पूंजी पर आधारित थी, तो डचों की कंपनी थी। अच्छा, फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः आपकी सरकारी कंपनी है, ये संयुक्त है, और ब्रिटिश पूर्णतः निजी है। ठीक है, अब प्रथम डच नागरिक, ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है। कार्नेलिस हाउटमैन करके एक व्यक्ति थे जो सबसे पहले यहां पर इसके ये कोरोमंडल का जो तट है यहां पर पहुंचते हैं। कार्नेलिस हाउटमैन 1595-96। फिर डचों ने मसालों के स्थान पर कपड़ों का व्यापार किया। देखिए ये स्वाभाविक सी बात थी कि मसालों पर सबसे पहले हमने पुर्तगालियों में पढ़ा था कि पुर्तगालियों ने मसालों पर अपना पूरा एक आधिपत्य जमा लिया था, और मसाले का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में हो रहा था अधिकतर। ये क्षेत्र पूरा मसालों का था, इसलिए जब डचों ने कोरोमंडल के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया तो इन्होंने कपड़ों के व्यापार पर अपना बल दिया। दूसरा, प्रथम व्यापारिक केंद्र मूसलीपट्टम में स्थापित किया। ये मूसलीपट्टम जगह है, यहां पर डचों ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था मूसलीपट्टम में। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है, डचों को निर्देशन कौन दे रहा था? तो हॉलैंड जो यूरोप की कंपनी है, ये डचों को निर्देशन नहीं दे रही थी। यहां इंडोनेशिया का वाटविया क्षेत्र था जो डचों का प्रशासनिक केंद्र था, यहां के लिए, सिर्फ यहां के लिए। समझ रहे हो? यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। इंडोनेशिया का जो वाटविया क्षेत्र था ये डचों का प्रशासनिक केंद्र था। भारत में जो डच कंपनी का अस्तित्व था उसके लिए जो इंडोनेशिया का वाटविया क्षेत्र था वो इनका प्रशासनिक केंद्र था। ठीक है, इसके बाद 1610 में ये पुलिकट में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, मतलब करते हैं। उसके बाद 1627 में पीपली में डचों की फैक्ट्री लगी। ठीक है, इस तरीके से डचों का यहाँ मतलब अपना जो कह सकते हैं हम व्यापार कर रहे थे, अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कर रहे थे। ये व्यापारिक जो कोठी की हम यहाँ व्यापारिक केंद्र की बात करते हैं, इसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। अब डचों की विदाई कब हुई? तो डचों की विदाई होती है बेदरा के युद्ध में। अब देखिए बेदरा का युद्ध, पहले तो फैक्ट जान लीजिए, 1759 में डच और अंग्रेजों के बीच होता है, अंग्रेज जीतते हैं। होता क्या है कि थोड़ा सा इसमें देखिएगा, प्लासी के युद्ध के पश्चात, हम बंगाल नियंत्रण पर भी पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध के पश्चात जब अंग्रेज मीर जाफर को अपना कठपुतली नवाब बनाते हैं बंगाल में, प्लासी के युद्ध के पश्चात जब मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाते हैं अंग्रेज,
तो मीर जाफर क्या होता है, अंग्रेजों की मांगों को, मतलब अंग्रेज कहीं उससे ये धन मांग रहे हैं, कहीं इसके लिए मांग रहे हैं, कहीं उसके लिए मांग रहे हैं, लूट चलती है तो परेशान हो जाता है। तो मीर जाफर डचों के साथ मिलता है, मीर जाफर डचों के साथ मिलता है और कहता है कि अपन अंग्रेजों को पराजित कर देंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों को उसका पता चल जाता है, तो अंग्रेज डचों पर खुद आक्रमण कर देते हैं। वो युद्ध होता है 1759 का बेदरा का युद्ध, जिसमें डच परमानेंट भारत से विदा हो जाती है, डच अपनी पूरी कंपनी अंग्रेजों को बेच के, और फिर यहाँ पर इंडोनेशिया के क्षेत्र में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम यूरोपीय आगमन में जो सेकंड हमारा टॉपिक था डचों का आगमन, तो डचों के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम अंग्रेजों की बात करेंगे कि अंग्रेजों का भारत में आगमन कैसे होता है, ठीक है।